आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स की थ्योरी क्लासेस की। और ये थ्योरी क्लास हमारी हिंदी में है। इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही सारे ये टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये पूरी हमारी हिंदी की बेस्ड होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से जो स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में भी क्लासेस को किया जाए, थ्योरी जो है वो डिस्कस की जाए। तो ये हिंदी में है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। तो देखते हैं कॉमर्स क्या होता है। देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपको मैटर देने की कोशिश की है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी सारी चीज़ें। देखिए, वाणिज्य की बात की जा रही है यानी कि कॉमर्स की। तो हम किसी भी व्यवसाय में जब इन्वॉल्व होते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट जिसको हम उत्पाद बोलते हैं उसका जब हम उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि वस्तुएं हम उनको दे रहे हैं, किसके फॉर्म में दे रहे हैं। या तो हम वस्तुएं, देखो एक्सचेंज की बात तो यहाँ पे की जाएगी कि यहाँ पे मनी होना चाहिए उन लोगों के बीच में, ठीक है, यानी कि मनी का ट्रांजेक्शन होगा। तो और साथ में उपभोक्ताओं और जो उत्पादक हैं उनके बीच का संबंध भी इसके अंदर बताया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की उनके उत्पादकों यानी कि जो बना रहा है प्रोडक्ट, और उत्पादक उपभोक्ताओं यानी कि जो उनको परचेस कर रहा है, जो उनको भोग कर रहा है उन वस्तुओं का, ठीक है, विनिमय से संबंधित है, वाणिज्य कहलाता है। ठीक है। अब एक ऑथर हैं प्रोफेसर जेम्स स्टीफन, उन्होंने कहा है वाणिज्य से आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच की बाधाओं को दूर करने में सहायता करते हैं। यानी कि कोई उत्पादक ऐसा है जो आपका जो माल है वो उपभोक्ताओं तक कैसे भिजवाए, या फिर उनको अपना माल कैसे बेचे। तो इसमें बहुत सारी चीजें वाणिज्य के अंदर ही आती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे यातायात के साधन हमारे यूज किए जाते हैं, बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए पूरी तरह, बीमा होना चाहिए उन वस्तुओं का। तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। यह उन सब बाधाओं का योग है जो कि वस्तुओं के विनिमय यानी कि बैंकिंग, ठीक है, आने वाले व्यक्तियों यानी कि व्यापार, स्थान यानी कि परिवहन और बीमा, समय यानी कि अब हम उस वस्तुओं को बना के रख रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सारी एक बार में सेल हो जाएं, तो उनका भंडारण यानी कि उनको हम स्टोर करें, ये सब बाधाओं को दूर करने में काम करता है। तो उत्पादक के अंदर वस्तुएं और साथ में यानी कि व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाओं भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बिजनेस और एड्स टू ट्रेड, यानी कि दोनों चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है। अब देखिए पुस्त पालन क्या होता है। आप सबको पता है जब भी हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो उन लेन देनों को रिकॉर्ड करना यानी कि उनका लेखा जोखा रखना हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। एक बार देख लीजिए, किसी व्यापारिक संस्था के लेन देनों को एक निश्चित पुस्तक में एक निश्चित प्रणाली के अनुसार विधिवत रूप से नियमानुसार लिखने की कला ही पुस्तक पालन है, यानी कि एक विधि होनी चाहिए। अब वो कौन सी विधि है वो आप सबको पता है। इसके अंदर हम दोहरा लेखा पद्धति यानी कि दोहरा लेखा विधि का यूज करते हैं, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। एक ऑथर है कार्टर, उन्होंने कहा है पुस्तपालन का आशय हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा या माल के हस्तांतरण संबंधी सभी व्यापारिक सौदों के लेखों करने की कला व विज्ञान है। अब देखिए, पुस्तपालन में आप जो भी हिसाब किताब रख रहे हैं वो सब कैसे होने चाहिए, मुद्रा में व्यक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट है जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का नहीं है आपने वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, नहीं, सारे मुद्रा में व्यक्त हों वही वाले लेन देन यहाँ पे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं लेखाकर्म यानी कि अकाउंटेंसी। प्राचीन समय में लेखाकर्म एवं पुस्तपालन को अलग अलग नहीं समझा जाता था, परंतु वर्तमान में लेखा शास्त्र के अंतर्गत इनकी व्यापक गतिविधियों को देखते हुए इसे अलग अलग कर दिया गया। यानी कि पहले लेखाकर्म और पुस्तपालन अलग अलग नहीं मानते थे, लेकिन अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप सबको पता है वर्तमान में इतने सारे सिस्टमेटिक तरीके से लोग हर चीज को ऑर्गेनाइज कर तरीके से रखते हैं, तो वहां पर लेखक और पुस्तपालन को अलग अलग कर दिया गया है। देखिए, लेखाकर्म से आशय उस कला व विज्ञान से है जिसके अंतर्गत किसी व्यापारिक संस्था के व्यवहारों से एक विशेष अवधि के अंत में लाभान्वित व आर्थिक स्थिति का पूर्ण व सत्य ब्यौरा प्राप्त होता है। यानी लेखाकर्म के अंदर क्या है कि हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने के साथ साथ हम उनका
लाभ हानि खाता भी बनाएंगे, उनका आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे, जिससे कि हमें पूरा ब्यौरा मिल सके कि हमारी फर्म में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। और ये एक निश्चित विधि की तिथि के लिए होती है। तिथि का मतलब यहाँ पर क्या है, एक टाइम पीरियड होगा। जैसे कि आप सबको पता है जो आर्थिक चिट्ठा है हमारा 1 साल में प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 6 महीने में प्रिपेयर कर लिया, एक बार आपने 1 साल में प्रिपेयर कर लिया, तो 1 साल आपने 2 साल में प्रिपेयर कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक निश्चित अवधि है जो कि इसकी 1 साल, उसमें प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब देखिए सार्वजनिक लेखापालकों के अमेरिकन संस्था ने इसके बारे में क्या कहा है। लेखा कर्म से आशय सौदों व घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति क्यों, यानी कि वो ज्यादा नहीं तो थोड़ा, मतलब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा है जो कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, तब भी हम उसको व्यक्त करते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट में। ठीक है। भावपूर्ण विधि, भावपूर्ण नहीं होगा, ये होगा प्रभावपूर्ण। ठीक है। प्रभावपूर्ण विधि व मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश बनाने तथा उनके परिमाणों के निर्वचन करने की कला, यानी कि इसके अंदर हम उनको रिकॉर्ड भी करते हैं, वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस बुक के अंदर जाएगा, उनका सारांश बनाया जाता है और फिर उनके जो भी परिणाम निकलते हैं उनकी विवेचना की जाती है कि ये हमारा इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, यानी कि हमें इतनी जो रेवेन्यू मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर एक तरह से हो गया आपकी जो आपने कमाई है, जो आपके पास बचकर आया है। ठीक है। सारे खर्चों को निकालने के बाद वो कितना निकला है, ये सारी चीजें देखना हमारा लेखा पालन के अंदर आता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर देख लीजिए, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर के आधार पर बहुत आसान होता है समझना। फर्स्ट आता है हमारा उद्देश्य। देखिए पुस्तपालन का काम होता है सिर्फ हिसाब किताब रखना। ठीक है। यानी कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनका हिसाब किताब रखना तिथिवार। ठीक है। और लेखाकर्म का होता है लाभ हानि और आर्थिक चिट्ठे की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि लाभ हानि हमें कितनी हुई, और आर्थिक चिट्ठा यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल अंतिम स्थिति है फर्म की या कंपनी की, वो कैसी है, हमारी फर्म अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। सेकंड आता है कार्य क्षेत्र। इसका सीमित होता है। सीमित का मतलब यहाँ पर यह है सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं, इससे ज्यादा हमें जानकारी नहीं देती है। जबकि इस तरह क्या होता है, विस्तृत होता है, ये हर तरह की जानकारी देती है। कहाँ से कितना लॉस हुआ, किस कारण लॉस हुआ, हमारी कंपनी की फर्म की जो पोजीशन है वो कितनी है और वो क्यों हुई, यानी कि कम है तो किस कारण हुई है, ये सारी जानकारी हमें लेखाकर्म से मिलती है। यानी कि क्या हो गया, विस्तृत हो गया। फिर आता है हमारा कार्य। देखिए इसमें दिन प्रतिदिन के लेन देनों को लिखा जाता है, यानी कि आज मैंने जो भी लेन देन किए वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए, कल करूंगी वो रिकॉर्ड करूंगी, यानी कि डेली के ट्रांजेक्शन इसमें देखे जाएंगे। और लेखाकर्म में क्या होता है, तलपट लावानी खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। और ये आप सबको पता है कि ये डेली प्रिपेयर नहीं किए जाते, साल के अंत में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो प्लीज जरूर बताइए। अब आते हैं नॉलेज पर, यानी कि ज्ञान। सरल ज्ञान आवश्यक है, इसके लिए हमें सरल ज्ञान आवश्यक है। सरल ज्ञान का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए ये कौन सा अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, यानी कि ये हमारे खर्चों में आता है, ये हमारे लाभ में आता है, और इसकी एंट्री कहाँ होती है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जबकि लेखाकर्म में क्या है, विशेष ज्ञान होना चाहिए। विशेष ज्ञान का मतलब यहाँ पर ये है कि कहाँ से किसका प्रोविजन बनाना है, कहाँ से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन क्या 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 मेथड है, गुडविल के क्या क्या मेथड है, यानी इसमें हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन बेस हमारा यहीं से बनता है। अगर हमें पुस्तपालन ही नहीं करना आएगा तो हम लेखाकर्म नहीं कर पाएंगे। फिर है उत्तरदायित्व। पुस्तपालन में उत्तरदायित्व किसका होता है, पुस्तपालक का, यानी कि जो जर्नल एंट्रीज कर रहा है उसका। और लेखाकर्म में लेखापाल का, स्वयं का या पुस्तपालन के कार्यों का। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। फिर है कार्य का स्वभाव, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, ये सरल होता है। क्योंकि जर्नल एंट्रीज करना नॉर्मली हर किसी को आ जाता है, लेकिन फाइनल अकाउंट तक जाना हर किसी का जरूरी नहीं है वो उसको उतने प्रॉपर तरीके से कर पाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसके लिए विशेष ज्ञान होने की आवश्यकता है। विशेष ज्ञान का मतलब यहाँ पर बहुत हाई फाई ज्ञान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपको हर चीज की बारीकी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड इसके लिए बेस्ट रहेगा, कौन कौन से रेशियोज हमें लगाने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये थोड़ा जटिल कार्य है क्योंकि इसमें आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। कार्य निष्पादन की योग्यता, यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है और इसके लिए प्रशिक्षित या अनुभवी। प्रशिक्षित या अनुभवी का मतलब यहाँ पर ये है जिन्होंने इन सब का ज्ञान प्राप्त किया हो,
वो कर सकता है। नेक्स्ट है लेखाशास्त्र। लेखाशास्त्र वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को पुस्तकों में इस प्रकार लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञात हो जाए कि किसी निश्चित अवधि में क्या हानि। सेम वही चीज़ है। लेखाशास्त्र के अंदर हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर तिथि तक हमने कितना लाभ ग्रहण किया है, कितनी हानि हुई है हमें, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होंगी? आर्थिक चिट्ठे से। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है लेखाशास्त्र के सिद्धांत। अब लेखाशास्त्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में ये बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत। देखिए, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार संपत्तियों को आर्थिक चिट्ठे में लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है, बाजार मूल्य पर नहीं। देखिए, रूढ़िवादी का मतलब यहाँ पर यह है सोच, एक तरह से जैसे हम किसी पर्सन के लिए बोलते हैं कि यार उसकी सोच तो बहुत कंजर्वेटिव है, यानी कि रूढ़िवादी है, पुरानी सोच है उसकी। सेम ये भी उसी तरह है कि पुराना, यानी कि जो चिट्ठी में दिखा दी उसकी वैल्यू उसी पे दिखाया जाएगा। अब बाजार में एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे संपत्तियों को जो चिट्ठी में शुरुआत में दिखाया गया है वही पर ही उनका मूल्य यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है। फिर है पूंजीगत व आयगत व्यवहारों का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मदों को पूंजीगत व आयगत व्यवहार के अनुसार विभाजित किया जाता है, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा पूंजीगत है और कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा आयगत है। उसके अकॉर्डिंग हम उनको फर्दर क्लासीफाई, यानी कि उसको वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है। फिर है हमारा लाभ या आय निर्धारण का सिद्धांत। लेखाशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी आय को प्राप्त तभी माना जाता है जब वह वास्तव में प्राप्त हुई हो। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी आय है जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको आय नहीं बोल सकते। इसी कारण अंतिम रहते का बाजार मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होने पर भी आर्थिकों को लाभ नहीं माना जाता। यानी कि जब हमारा अंतिम रहतिया क्या होता है, जो बाजार मूल्य और उसके क्रय मूल्य से अधिक होने पर, यानी कि बाजार मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, फिर भी उसको वो आधिक्य नहीं माना जाता है। ठीक है। और उसके वो लाभ के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो शुद्ध लाभ हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा सकल लाभ होता है उसमें से कुल व्यय निकाल देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब भी हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है, तो हम उसको नहीं मानते। हम उसमें इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हमारे यहाँ दिए होते हैं उसमें से माइनस करके जो भी हमारे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकल कर आता है हम उसको एक्चुअल मानते हैं। इसलिए यहाँ पर ये दे रखा है सकल लाभ माइनस कुल व्यय। कुल व्यय का मतलब क्या होगा, हमने इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए। ओके, होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट है स्थायित्व का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। स्थायित्व के सिद्धांत के अनुसार लेखांकन की जो पद्धति एक बार अपना ली जाए भविष्य में उसी का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके अंदर यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी जैसे कि हम सबको पता है हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री सिस्टम हमें फ्यूचर में भी करना होगा। गुडविल के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, तो गुडविल के लिए एक बार हमने यूज कर लिया मेथड, अब पूरे साल वही मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह से अदर है, स्टॉक के लिए इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज करेंगे तो ऑल टाइम हमें फ्यूचर तक वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। लेखाकर्म के सिद्धांत के अंतर्गत खातों में केवल उन्हीं व्यवहारों को प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मूल्यांकित किया जा सकता है। यानी कि मैंने आपको जब डेफिनेशंस पढ़ाई थी ऊपर उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं लेन देनों को उनको लिखते हैं या फिर उनका लेखा जोखा करते हैं जो कि हमारी मुद्रा में व्यक्त की जाती हैं। जो मुद्रा में व्यक्त नहीं की जाती है उनका लेखा जोखा यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर है हमारा स्पष्टीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं का वित्तीय खातों में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। यानी कि जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं तो आपने देखा हो कोई भी ऐसा हमारा पास कोई भी विवरण है जिसको हम शो नहीं करें तो आपने देखा होगा उसको शॉर्ट नोट की तरह बैलेंस शीट में लिख दिया जाता है। ठीक है। वो क्यों लिखा जाता है, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो रिमेनिंग बैलेंस है या फिर ये जो अंतर आ रहा है ये क्यों आ रहा है। ठीक है। तो वो यहाँ पर आवश्यक सूचना के रूप में स्पष्टीकरण हमें वहां पे देना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, तो वहां पे हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी सारी चीजें।
नेक्स्ट है लेखान शास्त्र की अवधारणा, यानी कि इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा भी बोलते हैं। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का जो अस्तित्व होता है यानी पृथक पृथक होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसको अलग करके शो किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चार्ज की जाती है, और अगर कोई व्यापारी व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी माल निकालता है तो उसको ड्राइंग की तरह शो भी किया जाता है और उससे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है उस ड्राइंग पे। ठीक है, इसलिए यहाँ क्यों है ये ऐसा, क्योंकि यहाँ पर व्यापार और उसका जो व्यापारी है दोनों को अलग अलग माना गया है, एक सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते होंगे तो आपने देखा होगा वो बिजनेस के नाम से होते हैं, ना कि ओनर के नाम से। कोई भी हम अमाउंट पेमेंट करते हैं कंपनी की तरफ से या अमाउंट लेते हैं तो वहाँ पे कंपनी का नाम होता है कि इस कंपनी को हमने इतना अमाउंट ट्रांसफर किया या फिर इस कंपनी ने इतने का पेमेंट किया। कभी भी वहाँ पे ओनर का नाम नहीं लिखा जाता कि ओनर ने इतना अमाउंट ट्रांसफर किया। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा माप की अवधारणा, यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लेखांकन की इस अवधारणा से केवल उन्हीं व्यवहारों के लेखों से है जो मौद्रिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो मनी में मेजर होते हैं उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फिर है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी हम लेखा ऐसा करेंगे तो उसके दो पक्ष होंगे, एक धनी पक्ष, एक होगा हमारा सॉरी हिंदी में मुझे इतना नहीं पता, धनी और एक होता है ऋणी, शायद ऋणी है, और हिंदी में इंग्लिश में तो उसको डेबिट और क्रेडिट ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा हिंदी में धनी और शायद ऋणी पक्ष ही होता है। तो ये दो पक्ष होते हैं, हर एंट्री का दो पक्ष होंगे। अगर कोई भी एंट्री ऐसी है जिसका दो पक्ष नहीं है तो वो एंट्री आपकी गलत मानी जाएगी। ठीक है, फिर है चालू व्यवसाय की अवधारणा, यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चालू व्यवसाय की इस अवधारणा के अंतर्गत लेखे इस आधार पर चाहिए कि व्यवसाय अनंत समय तक चलता रहेगा, यानी कि कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो ये सोच के स्टार्ट नहीं किया जाता कि हम उसको 5 साल बाद बंद कर देंगे, 10 साल बंद कर देंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, यानी कि ये अनंत काल तक चलता रहेगा, अनंत समय तक, ये सोचकर उसको स्टार्ट किया जाता है। वो बात अलग है कि वो किसी भी वजह से बंद हो जाए, ओनर बंद कर दे या फिर सरकार बंद कर दे, अगर वो इंसॉल्वेंट हो रही है तो वो अलग चीज है, लेकिन हमेशा यही सोच के किया जाता है कि ये बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, फिर है लागत अवधारणा, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लेखाशास्त्र की इस अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों का लेखा उनकी कुल लागत पर करना चाहिए, यानी कि जब भी हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई मशीन में इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में भी कोई चीज लेकर आते हैं, बाइक मान लीजिए, स्कूटी मान लीजिए, तो आप कुछ भी लेकर आते हैं तो उसको लाने में यानी कि आपने किराया भी दिया होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कोई भी आपसे पूछता है इसका अमाउंट है तो आप उसका वो जो किराया उसमें लगा या नहीं, या फिर उसमें जो भी और खर्चा हुआ, एक्सेसरीज लगवाई आपने, कुछ भी किया आपने, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं कि ये हमें टोटल अमाउंट आप बताते हैं कि इतने की पड़ी है गाड़ी। ठीक है, आप वहां पे ये नहीं कहते नहीं गाड़ी इतने की है, किराया विराया आप उसमें इंक्लूड नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पे टोटल लागत में यानी कि कुल लागत में उसकी सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। उसमें जो भी आपका जो उसका मेन अमाउंट था वो, उसमें एक्सेसरीज लगवाई वो, साथ में आप वहां से चलाकर ना लाए बल्कि उसको किसी में लोड करवा के लेकर आए। ठीक है, तो वो किराया भी आप उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ इसी में नहीं, आप हर चीज में देखिए, आपने पढ़ा होगा जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर कोई मशीन इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो आप उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कुल लागत बताती हैं। तो कुल लागत की अवधारणा यहाँ पे फॉलो की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लागत मूल्य में क्या क्या आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है, उसमें जो भी वृद्धि यानी कि कोई भी आपने उसमें इंक्रीमेंट करवाया है वो, ह्रास यानी कि उसमें क्या डेप्रिसिएशन लगा और बाद में आपने उसकी क्या बिक्री करी, ये सब माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट यहाँ पे अर्जित अवधारणा, यानी कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा इस अवधारणा पे बेस्ड है कि जो भी हम यहाँ पर व्यय हैं, आए हैं, उनका उसी अवधि में कर लेना चाहिए, यानी कि कोई भी अदत्त व्यय है तो उसको उसी अवधि में आप यहाँ उनका पूरा सॉर्ट आउट कर लें, यानी कि देने हैं तो दे दें और अगर लेने हैं तो आप उनको ले लें। ठीक है, वसूली या प्राप्ति की अवधारणा, यानी कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा या इस प्रश्न का समाधान करती है कि किसी आय को कब प्राप्त हुआ समझा जाए, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि ये है जो हमें कोई भी
पिछले साल की प्राप्त हुई है या जो हमें भविष्य की प्राप्त हो गई है पहले ही, तो हम किस में करेंगे, यानी कि ये माना जाता है कि वसूली कब हुई। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले साल का आपको इस साल सैलरी मिली है, तो आप क्या लिखेंगे उसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जब भी कोई एडवांस में चीज़ मिल जाती है, जैसे प्रीपेड सैलरी, ठीक है, या फिर प्रीपेड वेजेस, ये सब आप इंक्लूड किस में करते हैं, जिस साल आपको प्राप्त हुआ, यानी कि वसूली अवधारणा, वसूली उसकी कब हुई है। अब वो पहले से रिलेटेड है या आगे से रिलेटेड है, वो अलग मैटर है, ठीक है। फिर है रूढ़िवादी की अवधारणा, ठीक है। रूढ़िवादी की अवधारणा क्या है, यानी कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। लेखा शास्त्र की यह अवधारणा इस बात का समर्थन करती है कि लेखापालक का लेखा करते समय व्यवसाय से संबंधित सभी संभावित हानियां, अनिश्चितताएं, जोखिमों के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यानी कि हमें, आपको पता है कि हम जब भी देनदार के लिए कुछ भी लगते हैं तो हम उससे पहले प्रोविजन बना के चलते हैं, जैसे कि बैड डेट का प्रोविजन बना के चलते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी हमें देनदार है हमारे, वो हमें सारी जितना भी अमाउंट उनके पास शेष है वो हमें दे ही दें। तो हम पहले से क्या है, प्रोविजन बना के चलते हैं, जिससे कि भविष्य में हमें ज्यादा हानि का सामना ना करना पड़े। हाँ, जो भी हमने प्रोविजंस बना के रखे हैं, उससे हम उनको सारे खर्चों को अपने, या फिर जो भी हानि है उसको, उन हानि को कम कर पाए, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा हानि होगी तो इससे हमारे जो लाभानी खाता है और जो हमारी आर्थिक चिट्ठा है उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम पहले से उनका प्रोविजन बना के चलते हैं। फिर है पूंजी अवधारणा, यानी कि कैपिटल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग किया जाना चाहिए, यानी कि वही वाली चीज आ गई कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों की अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। अब है एक रूपता की अवधारणा, यानी कि सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट। इस के अंदर यहाँ पर ये है कि भविष्य लेखांकन की जिस पद्धति का हम प्रयोग हम एक बार कर रहे हैं, भविष्य में भी उसे ही अपनाया जाए। क्योंकि सिमिलरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर बार बार मेथड्स को चेंज करते रहेंगे तो आपको एक बार में सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो क्या देख के करते हैं कि पिछले साल हमें इस चीज में इतना लाभ हुआ था या फिर इस वजह से हमें हानि हुई थी, तो हमें आगे नहीं करनी। अगर हम हर बार पद्धति बदलते रहेंगे तो हमें कभी भी आइडिया नहीं लग पाएगा कि हमें फ्यूचर में या फिर इस साल पिछले से हमें क्या सबक लेना है। क्योंकि हर बार हम मेथड भी यूज कर रहे हैं तो उन मेथड का आउटपुट भी अलग ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी रखनी चाहिए हर चीज में हमें। फिर है अवधि की अवधारणा, यानी कि पीरियड कॉन्सेप्ट। अवधि की अवधारणा के मतलब ये है कि जब भी हम अपने अकाउंट बनाते हैं, अपनी अंतिम चिट्ठा तैयार करते हैं, तो वहां पर हमें एक अवधि यूज करनी चाहिए, यानी कि एक अवधि को मानना चाहिए 1 वर्ष। अब ऐसा नहीं है कि वो 1 वर्ष कोई भी मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो 1 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है प्रमाण की अवधारणा। प्रमाण की अवधारणा का मतलब है एविडेंस कॉन्सेप्ट। जब भी हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो हमें उनके प्रमाण पूरे के पूरे होने चाहिए, जिससे कि हम भविष्य में कोई भी हम अगर परेशानी आती है तो वहां से हम उनका प्रमाणन बता सकें, उनको एविडेंस दिखाकर प्रूफ कर सकें कि देखिए हमने इस तारीख को ये लेन देन इन पर्सन से या इस डेट पर किया था इतने अमाउंट से, ठीक है। अब आते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से कौन से क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ये कहाँ के निवासी थे, इटली के थे, कौन थे, ल्यूकस पैसियोली। और टाइम पीछे पूछा जाता है तो ये 1494, ठीक है। इसमें दो खाते इसमें प्रभावित होते हैं, यानी कि एक पक्ष पाने वाले का होता है, दूसरा पक्ष कौन सा होता है, देने वाले का होता है। इस प्रणाली का प्रारंभ चलन पश्चिमी देशों में होने के कारण इसे पाश्चात्य वहीखाता प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे क्या कहा जाता है, पाश्चात्य वहीखाता प्रणाली। एवं अधिकांश व्यापारियों द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किए जाने के कारण इसे व्यापारिक वहीखाता प्रणाली भी कहते हैं। क्योंकि अब मोस्टली लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसलिए इसे व्यापारिक वहीखाता प्रणाली भी कहा जाता है। अब बीजी बिक्री की डेफिनेशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये एज ए स्टेटमेंट पूछ ली जाए, तो याद कर लीजिएगा इसे, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाली डेफिनेशंस बहुत आती हैं, ठीक है। और बीजी बिक्री की तो डबल एंट्री सिस्टम की बहुत फेमस है। इस इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो है, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदों में प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी यानी कि डेबिट किया जाता है, और देने वाले को उसी मूल्य से क्या है, क्रेडिट किया जाता है। अर्थात प्रत्येक ऋणी का धनी व प्रत्येक धनी का ऋणी होगा, सेम वही चीज है। डेबिट है कोई चीज तो क्रेडिट भी होगी, और क्रेडिट है तो डेबिट भी होगी, ठीक है। अब है खाता।
किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा आय व्यय के संचित विवरण को उस व्यक्ति, वस्तु अथवा आय व्यय का खाता कहते हैं। अब ये हमारे खाते कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार हिंदी में भी आप देख लीजिए। व्यक्तिगत खाता यानी कि जिसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी का नाम जुड़ा हुआ होता है, वो व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। जैसे कि राम का खाता, कॉलेज का खाता, ये क्या है? एक संस्था, फर्म हो गई, ठीक है। अब है वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल अकाउंट। इसमें व्यापार से संबंधित जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनसे संबंधित खाते इसमें आते हैं, इसलिए इनको वास्तविक खाते बोलते हैं। जैसे कि भवन हो गया, रोकड़ हो गया, और तो ये सारी चीजें हमारी क्या हैं? वास्तविक खाते में आएंगी, यानी कि रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट हमारे कहाँ दिखाए जाते हैं? आर्थिक चिट्ठे यानी कि बैलेंस शीट में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट आते हैं, तो याद रखिए नॉमिनल अकाउंट और हमारे रियल अकाउंट, ये हमारे आते हैं किसमें? ये हमारे आएंगे बैलेंस शीट में। अब है अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट। अब आय, व्यय और लाभ हानि से संबंधित खाते हमारे किस में आएंगे? ये हमारे आएंगे नॉमिनल अकाउंट में, जैसे कि मजदूरी, वेतन आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत व्यापारिक लेन देनों का लेखा 2 पक्षों में तिथिवार और क्रमानुसार किया जाता है, अर्थात इसका एक अन्य नाम रोजनामचा भी है, ठीक है। ये रोजनामचा के नाम से भी जाना जाता है। जर्नल यानी कि पहली बार, प्रथम पुस्तक कही जाती है जर्नल हमारी, क्योंकि सबसे पहले इसी में ही उनका लिखा जाता है और तिथिवार लिखा जाता है। कुछ व्यापारियों द्वारा इसे प्रारंभिक लेखे के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा ना प्रथम पुस्तक यानी कि प्राइमरी लेखे भी इनको बोला जाता है। फिर है हमारा खाता बही। खाता बही में समस्त सौदों एवं व्यवहारों का संचित एवं वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है, अर्थात जर्नल से खातों को जिस बही में हस्तांतरित किया जाता है उसे खाता बही कहते हैं। यानी कि जर्नल से जब हम पोस्टिंग करते हैं किसमें? लेजर में, तो उसको क्या बोलते हैं? ये हमारी पोस्टिंग कहलाती है। हम इसमें लेजर में करते हैं, ठीक है। और लेजर में क्या होता है? जितनी भी बुक्स होती हैं उनको अलग अलग वहाँ पर उनकी एंट्री की जाती है, यानी कि हर बुक अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। जैसे कि जर्नल में आपने कैश अकाउंट ओपन किया तो यहाँ की कैश की अलग बुक होगी, यहाँ पे आपने सैलरी अकाउंट ओपन किया तो लेजर में सैलरी की अलग से बुक होगी। तो हर बुक का अलग अलग ओपन की जाती है और वहाँ पे उनका ट्रांजेक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर है खतौनी यानी कि पोस्टिंग। इसे खतियाना भी कहते हैं। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों से खाता बही में लिखना हमारी खतौनी कहलाता है। अब देखिए ये इसका प्रारूप है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, अमाउंट डीआर यानी कि डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो, और अमाउंट सीआर यानी कि अमाउंट क्रेडिट वाला, ठीक है। अब आता है हमारा तलपट। तलपट विभिन्न खातों के योग अथवा वाकियों का वह विवरण है जो एक निश्चित तिथि को खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया जाता है। तलपट में सिर्फ कौन सी शुद्धता ज्ञात की जाती है? गणित संबंधी। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी? गणित संबंधी। और तलपट कोई भी अकाउंट नहीं है, ये परीक्षा सूची है, इसको लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बैलेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे बैलेंसेस दिखाए जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। अब पिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। वित्तीय वर्ष के अंत में खाता बही में खुले हुए खातों की बाकियां निकाली जाती हैं और एक सूची तैयार की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? तलपट, ठीक है। अब तलपट बनाने के उद्देश्य देख लीजिए क्या क्या है। तलपट बनाने के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि खातों की गणितीय संबंधी सूचना ज्ञात करना, अंतिम खाते तैयार करने में सहायक, यानी कि तलपट हमें क्यों हेल्प करता है? क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? अंतिम खाते तैयार करते हैं, हमें मदद मिलती है अंतिम खाते तैयार करने में। और संचित विवरण प्राप्त करने की सरल विधि है, यानी कि एक संचित विवरण हमें लेना हो तो हम ट्रायल बैलेंस से ले सकते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारा इस फॉर्म में बनाया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर्स और फिर 2 कॉलम होंगे हमारे, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के। ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उनके सामने यहाँ पर इनका अमाउंट लिखा जाता है। जिस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है उसका डेबिट में अमाउंट, और जिसका अमाउंट क्रेडिट में करना है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। और कुछ चीजें नीचे रह जाती हैं तो वो तलपट में नीचे लिखी जाती हैं, जिनको एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब है अशुद्धियां।
गलतियों का दूसरा नाम क्या होता है? अशुद्धि। यानी कि तलपट बनाते समय कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी मिलती नहीं है, यानी कि इनका योग नहीं मिलता। जो भी यहाँ पे डेबिट है और जो भी क्रेडिट है, इन दोनों का योग नहीं मिलता है, ठीक है? तो इन्हें क्या होता है, तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ कहते हैं। यानी कि हमें पता चल गया कि हमारे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी इनका बैलेंस जो है वो नहीं मिल रहा है। परंतु यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर हो तो ये मान लिया जाता है कि हमारे खाते शुद्ध हैं। लेकिन कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं इनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हमारे यहाँ पे बैलेंस मिल गया है तो हमारे बिल्कुल सही है, हो सकता है तभी भी गड़बड़ हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें गणितीय अशुद्धियाँ बता रहा है, हर तरह की अशुद्धियाँ नहीं बता रहा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई एंट्री हम बिल्कुल ही हमने नहीं करी है, ना उसकी डेबिट करी है ना क्रेडिट करी है, तो बैलेंस तो मिल जाएगा लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगी कौन सी एंट्री करने से रह गई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एंट्री ऐसी हो गई जहाँ पर अमाउंट लिखना था 500 और हमने लिख दिया 5000, और दूसरी जगह एंट्री करनी थी वहां लिखनी थी हमें 5000 और वहां लिख दिया 500। तो यहाँ पे क्या है, मैच तो कर जाएगी, लेकिन जहाँ 500 लिखने थे वहाँ 5000 लिख दिया और जहाँ 5000 लिखने थे वहाँ 500 लिख दिया, तो ये तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो इन इस तरह की अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियां, ठीक है? अब देखिए कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जो तलपट बनाने के बाद भी हमें नहीं पता चलती हैं। जैसे कि छूट जाने वाली अशुद्धि, जो हमने बिल्कुल ही उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। सैद्धांतिक, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स अभी हमने ऊपर पढ़े थे हम उनको फॉलो नहीं किया और हमारी गलती हो गई। फिर है क्षतिपूरक, यानी कि कॉम्पेंसेटिंग। कॉम्पेंसेटिंग का मतलब वही हो गया, 500 लिखने थे वहां आपने क्या लिख दिया 5000, और जहाँ 5000 लिखने थे वहां आपने लिख दिए 500। तो कॉम्पेंसेट तो हो गई आपस में, बट गलती तो गलती है। फिर है गलत खाते पर सही पक्ष में खतौनी होने की। आपने खाता गलत लिख दिया लेकिन सही पक्ष में हो गई, तो मिल मैच कट जाएगा लेकिन आपकी क्या हो जाएगी, अ, गलती आपकी पता नहीं चलेगी। फिर है प्रारंभिक लेखी की अशुद्धि, यानी कि जो ओरिजिनल जर्नल था उसमें ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो जर्नल से खतौनी में नहीं आया है, लेजर में नहीं आया, लेजर से ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा वो। फिर है खतौनी से छूट जाने वाली, यानी कि आपने पोस्टिंग ही नहीं की है, गलत तरीके से पोस्टिंग कर दी, ठीक है? तो ये इस तरह की अशुद्धियां हमें तलपट में पता नहीं चलती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें कॉमर्स एक परिचय करके है ये टॉपिक, जो कि फर्स्ट यूनिट में आता है आपके एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो देखिए, और कोशिश करूंगी कि फिर से एक बार सारे क्वेश्चंस हम फिर रिवीजन कर लें नए तरीके से। तो होप आपको यहाँ पे ये सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।